नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉ ग्रेजुएट्स की सीपीसी की लेक्चर सीरीज़ में। इस लेक्चर सीरीज़ का ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यानी कि हम सीपीसी को एक बेसिक तरह से समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, सीपीसी में क्या कवर होगा और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ये एक प्रोसीजरल लॉ है, यानी ये हमें प्रोसीजर बताता है। जैसे कि दो टाइप्स ऑफ लॉ हम देखते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव एंड दूसरा होता है प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव जो होता है वो हमें बताता है हमारे राइट्स और साथ ही साथ लाइबिलिटीज़ और रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है, बट उन रेमेडीज़ को कैसे सीक करना है उसकी प्रॉपर एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर हमें सिविल प्रोसीजर कोड इन मैटर ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स देता है। जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर हो तो उसकी प्रोसीजर हमें सिविल प्रोसीजर कोड में मिलेगी, राइट। देन बैकग्राउंड की बात करते हैं तो बिफोर 1859 देयर वाज नो सीपीसी एट ऑल। मतलब 1859 से पहले कोई भी सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड नहीं था। तो 1859 में सबसे पहले हमने सिविल प्रोसीजर कोड को अडॉप्ट किया था। उसके बाद उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए। जैसे कि 1877 में अमेंडमेंट हुआ, 1882 में अमेंडमेंट हुआ एंड फाइनली 1908 में हमने जो सीपीसी अडॉप्ट किया था वो आज का प्रेजेंट सीपीसी हम देखते हैं वही है। देन इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए हैं, बट हमें सिर्फ दो ही अमेंडमेंट याद रखने हैं जिसे हम आगे देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी में हम देखते हैं कि सीपीसी में सेक्शंस एंड ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो फर्स्टली उसमें दिए गए हैं टोटल 158 सेक्शंस एंड टोटल ओनली 51 ऑर्डर्स। तो सेक्शंस हमें जैसे सब्सटैंटिव लॉज बताते हैं वैसे ही प्रिंसिपल्स, जुरिस्डिक्शन और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स बताता है, बट उसकी प्रॉपर प्रोसीजर, स्पेसिफिक प्रोसीजर हमें ऑर्डर्स में दी गई है। तो इसके बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि सेक्शंस जो है वो सब्सटैंटिव है, ऑर्डर्स जो है वो प्रोसीजरल हुए। बट एक डिफरेंस जो है जो आपको याद रखना है वो ये है कि सेक्शंस में अगर अमेंडमेंट करने हो तो सिर्फ पार्लियामेंट सेक्शंस को अमेंड कर सकती है, बट ऑर्डर एंड रूल्स इसे अमेंड करने की पावर ना ही सिर्फ पार्लियामेंट बट हाई कोर्ट, हर एक स्टेट अपने हिसाब से ऑर्डर्स को अमेंड कर सकता है। एज पर सेक्शन 122 ऑफ सीपीसी, अगर आप 122 सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो आपको बताएगा कि ऑर्डर एंड रूल्स को अगर अमेंड करना हो तो स्टेट वाइज हाई कोर्ट जो है वो इसे अमेंड कर सकती है। मान लीजिए महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगर किसी ऑर्डर को अमेंड किया है तो वो सिर्फ महाराष्ट्र के जुरिस्डिक्शन में ही एप्लीकेबल होगा, वो अमेंडमेंट किसी और स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगा। देन सीपीसी में कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं जो कि हमें देखने हैं। तो सीपीसी में जो दो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं इन द हिस्ट्री वो है 1999 एंड 202 वाला अमेंडमेंट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो कि आपको पढ़ने हैं। तो इसमें क्या चेंजेस ऐसे किए गए हैं फॉर इफ़ेक्टिव, फास्ट और एफिशिएंट को इफ़ेक्टिव वर्किंग के लिए, फॉर स्पीडी जस्टिस के लिए काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, जिसमें कि 1999 का अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट माना जाता है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं। तो ये अमेंडमेंट आपको याद रखना है। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्ट्रिक्शंस ऑन एडजर्नमेंट्स यानी जो तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता रहता है उस पर एक लिमिट, एक रेस्ट्रिक्शन लाने के लिए 1999 का अमेंडमेंट था और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए। जैसे कि ऑर्डर जैसे कि ऑर्डर 17 में हम देख सकते हैं यहाँ पर इसमें चेंजेस हुए हैं, रेस्ट्रिक्शंस ऑन एडजर्नमेंट्स। देन द अनदर चेंज वाज रिटर्न स्टेटमेंट, रिलेटेड टू रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि
डिफेंडेंट फाइल करता है एज अ रिप्लाई टू द प्लेंट, जो हम आगे ध्यान से पढ़ेंगे इसे रिटर्न स्टेटमेंट को। तो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो 30 दिनों के अंदर फाइल करना होता था, तो इस टाइम को एक्सटेंडेबल कर दिया है 19 डेज तक, यानी 3 महीने तक ये एक टाइम लिमिट होगी रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने की। देन एग्जामिनेशन इन चीफ बाय एफिडेविट, यानी कि एफिडेविट से भी हम कुछ अगर हमें एविडेंसेस देने हो या कोई एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात हो तो हम एफिडेविट्स देकर भी उसे अप्रूव कर सकते हैं फ्रॉम द कोर्ट। देन यहाँ पर अपील के बारे में कुछ दिया है, दैट इज़ अपील का जो स्कोप है वो थोड़ा सा इन्होंने नैरो कर दिया है, यानी कि अगर सेकंड अपील आपको करनी हो तो देयर शुड बी ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज, यानी अगर कोई इनजस्टिस हुआ है या क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ है तब ही आप सेकंड अपील कर सकते हैं इन दी हाई कोर्ट। अगर फैक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते, only for the question of law the second appeal is reliable। then इसके बाद 2002 का अमेंडमेंट देखेंगे, तो इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस करने के लिए 2002 का अमेंडमेंट आया था। एज टाइम चेंजेस अमेंडमेंट ज़रूरी होते हैं। तो 2002 के अमेंडमेंट में क्या चेंजेस हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्टली टाइम बाउंड डिस्पोजल विद इन 1 ईयर, तो सूट टू बी डिस्पोज ऑफ एज फार एज पॉसिबल विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर हमें कोशिश करनी है कि हम सूट को डिस्पोज कर सके, यानी सूट ख़त्म हो सके, ये लेंथी प्रोसीडिंग्स जो है वो कम हो सके। देन स्ट्रिक्टर एडजर्नमेंट रूल एज पर अबो, जैसे कि ऊपर भी हमने देखा एडजर्नमेंट्स के रूल स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, वैसे ही इस अमेंडमेंट में भी हैवी कॉस्ट वगैरह जैसी चीज़ें अप्लाई की गई है, एडजर्नमेंट्स जो बार बार ले रहे थे एडवोकेट्स उसके लिए। देन केस मैनेजमेंट से रिलेटेड फिक्स टाइम टेबल जैसे प्रोसीडिंग्स को इंक्लूड किया गया। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में भी चेंजेस लाए गए फॉर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन का एक अलग से टॉपिक है जिस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। देन एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्रीज, ये एक लास्ट प्रोसीजर होती है सूट्स की, मतलब जैसे जजमेंट आ गया है उसके बाद उस जजमेंट का एक्सिक्यूशन करने के लिए डिक्री पास होती है, एंड देन उस डिक्री का भी एक्सिक्यूशन होता है, जो कि हम आगे जब डिक्री का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप ध्यान से समझ सकते हैं। सिंप्लीफाइड टू इंश्योर डिक्री होल्डर्स गेट टाइमली रिलीफ, तो जो डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है उससे रिलेटेड ये अमेंडमेंट है। लास्टली अपील एंड रिवीजन से रिलेटेड एक अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया है, जो चेंज इस अमेंडमेंट में आया है। रेस्ट्रिक्टेड रिविजनल जुरिस्डिक्शन टू प्रिवेंट फ्रिवोलियस डिलेज, जो काफ़ी डिलेज होते थे उसकी वजह से भी ये अमेंडमेंट किया गया था इन सेक्शन 115। ये सारे के सारे चेंजेस जो है वो आपको याद रखने हैं टू राइट डाउन इन एन एग्जामिनेशन, और ये कंक्लूजन भी आप ऐड कर सकते हैं इन योर आंसर। देन वी विल सी द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, सारे के सारे डेफिनेशन जो है जो सीपीसी में दी गई है वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी डेफिनेशंस याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो याद रखनी पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पर दी हुई है आपको। जैसे कि डिक्री की जो डेफिनेशन है वो तो आपको रटनी ही होगी। वाइल राइटिंग योर आंसर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ डिक्री, और डिक्री पे 100% क्वेश्चन तो आना ही है। So firstly we will see what is decree. Decree means a formal expression. Formal expression of what? An adjudication. तो adjudication क्या होता है? बेसिकली जब कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, मान लीजिए ए और बी, इन दोनों के बीच में सूट चल रहा है। मान लीजिए ए की प्रॉपर्टी थी और बी ने रॉन्गफुल पोजेशन उस पर कर लिया है, तो ए ने बी के खिलाफ केस फाइल की है। तो कोर्ट में ये जब केस जाएगी तो कोर्ट देखेगी कि क्या फैक्ट्स है, फिर बी का कहना क्या है, एंड जो भी डिसीजन देगी, तो इस सारी प्रोसीडिंग्स को हम कहते हैं एडजुडिकेशन। यानी कोर्ट जो भी डिसीजन देता है उसके लिए वो जो भी स्टडीज़ करता है उसे हम कहते हैं एडजुडिकेशन। तो इसी एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है डिक्री, यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जजमेंट को फॉर्मली एक्सप्रेस किया होता है इन द डिक्री।
तो डिक्री में ऐसा क्या होता है, तो डिक्री में जो होता है वो है कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स, यानी कि अगर डिसीजन आया है कि बी को घर खाली करना होगा तो बी को कब तक के घर खाली करना होगा। देन अगर उसने कोई उसमें प्रॉफिट गेन किया है, यानी कि उसने किराएदार रखे होंगे जब तक कि उसका रॉन्गफुल पोजीशन था, तो वो उसका किराया, जो भी बेनिफिट्स उसने उस घर में उठाए हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स भी उसे रिटर्न करने पड़ेंगे। और ये एक्सप्रेसली कहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स होगा, ए के राइट्स कहाँ पे बताए जाएंगे, तो वो सब कुछ आपको डिक्री में मिलेगा। जजमेंट में इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी। जजमेंट में सिर्फ ये बताया जाएगा कि कौन केस जीता है, कौन केस हारा है, कौन जो है प्रॉपर्टी खाली करेगा या किसको कितना कुछ मिलेगा, बट एग्जैक्टली आपको उसको एक्सप्रेस किया होता है डिक्री में। देन यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ डिक्री भी दिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रिलिमिनरी एज वेल एज फाइनल, यानी कि दो टाइप्स ऑफ यहाँ पे डिक्री दिया है कि प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। देन ये सिर्फ डेफिनेशन है, उसके बाद जब हम डिक्री का टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डिक्री में एग्जैक्टली क्या होता है। ऑल्सो इट इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, जैसे कि प्लेंट पता है आपको, प्लेंटिफ फाइल करता है। देन अगर उस प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए मान लीजिए, तो वो रिजेक्शन भी डिक्री में इंक्लूड होगा। देन नीचे ये सेम प्रोसीजर दिए, सेम एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अबोव आपको बताया है। अगर आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो वही है जो ऊपर मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया। देन नेक्स्ट इज़ डिक्री होल्डर, तो जिसके फेवर में, ये याद रखना है, जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है वो होगा डिक्री होल्डर, ये याद रखना है। देन फॉरेन कोर्ट क्या है, जो आउटसाइड इंडिया है, राइट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कंट्रोल ना करती हो, वो क्या हो गया, फॉरेन कोर्ट। देन अगर वही फॉरेन कोर्ट अगर कोई जजमेंट पास करता है तो वो क्या हो जाएगी, फॉरेन जजमेंट। देन हु इज़ द जज, द जज इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट, जो सिविल कोर्ट में ऑफिसर बैठे हैं वही जज होंगे ना, जो डिसीजन देंगे। देन व्हाट इज जजमेंट, द स्टेटमेंट गिवन बाय जज, तो जो जज यहाँ पर बैठा है, राइट, ये जज जो भी जजमेंट पास करेगा उसे ही हम जजमेंट कहेंगे। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर, तो अब वो हमने देखा अभी कि डिक्री क्या होती है, ऑर्डर, यहाँ पे थोड़ी उल्टी डेफिनेशन दी गई है अगर आप समझेंगे तो, यानी कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, तो उसके जो ग्राउंड्स होंगे वो क्या होंगे, जजमेंट ही होगी ऑब्वियसली। तो ये थोड़ी उल्टी उल्टी डेफिनेशन यहाँ पे दी है। देन हम देखेंगे जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर वो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास की गई है, तो जिसके फेवर में डिक्री पास की जाती है वो होता है डिक्री होल्डर, बट जिसके अगेंस्ट में होगी वो होगा जजमेंट डेटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट देयर इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई पर्सन है एक्स, फॉर एग्जांपल एक्स एक पर्सन है जिसकी केस चल रही है, अभी मान लीजिए ये 60 साल का है, अब अगर इसकी डेथ हो जाती है, केस शुरू ही है, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा इसका बेटा वाई, तो यही हुआ ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और कौन होगा, राइट। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी वो रिप्रेजेंट करेगा स्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन, राइट। देन मीन प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट क्या होता है ये आप ध्यान से समझ लीजिए पहले तो। फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं ए एंड बी, मान लीजिए बी ने इलीगल पोजेशन किया है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए, उसने उसके घर पे कब्जा कर लिया है, राइट। तो अभी जब बी ने उसके घर पे कब्जा किया है तो वही रह रहा होगा वहाँ पे जब ये केस फाइल करेगा। ये मान लीजिए केस 10 साल तक चल रही है, तो 10 साल तक तो बी ही था घर में, तो बी जब तक घर में था, मान लीजिए उसने घर पे किराएदार रखे होंगे या कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो उसने काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी गेन किए होंगे इन दैट हाउस। तो जो भी उसने बेनिफिट्स गेन किए हैं वो सारे बेनिफिट्स उसे रिटर्न करने होंगे एज मिसने प्रॉफिट्स टू ए। तो जब तक बी का पोजेशन उस घर पे है तो उसने काफ़ी सारे जो भी
बेनिफिट्स गेन किए हैं, मान लीजिए उसने किराएदार रखे होंगे या तो फिर और भी कुछ उस घर में अगर बेनिफिट्स होते हैं, या मान लीजिए किसी प्लेस पर उसका इलीगल पोजीशन था और वहाँ पे कोई खेत था और उसमें काफ़ी सारे उससे प्रॉफिट हुए हैं, उसमें क्रॉप्स लगाने के कारण से प्रॉफिट हुए हैं, तो वो सारे भी प्रॉफिट उसे रिटर्न करने होंगे टू ए। इसे ही हम कहेंगे मीन्स प्रॉफिट, जो यहाँ पे दिया है ना, मीन्स प्रॉफिट प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इज रॉन्गफुल पोजेशन। हाँ, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रॉन्गफुल पोजेशन होना चाहिए। अगर उसी का घर था, ये अगर डिक्लेयर हो गया तो उसको कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। Then such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profit, but shall not include profits due to improvements। बट अगर उसने कोई इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, मान लीजिए घर तो पूरा टूटा हुआ था, उसने फिर बाद उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए, खुद के पैसे लगाए हैं, तो उस चीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ होगा, तो वो उसे रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ इट। तो यहाँ तक के हो गया। हाँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द